अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शऊर है ज़िंदगी में खुश आमदीद। मोहम्मद ताहिर ने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अखबारी रिपोर्टर्स की नज़रें ताहिर पर जम चुकी थीं। वो ताहिर को स्टेज से उतरते ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजीम फातेह मैदान जंग में फतह के झंडे गाड़ कर फतह याब होकर वापस पलट रहा हो। वजीर साहब ने ताहिर की इस शान और ठाठ को देखा तो उन्हें पास बुलाया, सर पर हाथ फेरा और खामोशी से उठकर स्टेज से नीचे उतर गए। वजीर साहब की ये मानी खेज खामोशी बहुत सौ को दहला गई। किसी की प्रमोशन फाइल इस खामोशी में दफन हो गई, किसी को नौकरी के लाले पड़ गए, किसी ने अपना ताल्लुक टूटता महसूस किया तो किसी ने अपना तरक्याती फंड रुकता महसूस किया। स्कूल इंतज़ामिया का रवैया यकसर सर्द हो गया। ताहिर जो अपने असातिज़ा से शाबाशी का तलबगार था कि उसने अपने स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए बेहतरीन अंदाज में अपने स्कूल के मसाइल को उजागर किया था, मगर उसकी ये सलाहियत शाबाशी की बजाय गुस्ताखी समझी जाने लगी। गुस्ताखी भी किसी उस्ताद की नहीं, किसी काउंसलर या चेयरमैन की नहीं, एक वफाकी वजीर की। ताहिर की नज़र हजूम में खड़े अपने वालिद पर पड़ी तो भाग कर वो अपने वालिद के पास पहुंच गया। बाप ने अपने होनहार बेटे को खुशी से गले लगाया और घर की जानिब चल दिए। स्कूल में ये पहला मौका था जहां ताहिर को दाद की बजाय गुस्सा, हकारत और नफरत किसी और की तरफ से नहीं बल्कि अपने ही असातिज़ा की जानिब से देखने को मिली। मगर जहां स्कूल इंतज़ामिया ताहिर की इस जसारत पर परेशान थी, वहीं डॉक्टर फरीदुद्दीन अपने बेटे की खुद एतमादी, जानदार मुदल्लल इस्तदलाल पर इसी कदर खुश थे कि उनके ख्वाब को ताबीर मिल गई थी। ताहिर ने इल्मी मशागल के साथ साथ टिकटें जमा करने और सियाहत के शौक भी पाल रखे थे। अक्सर वो सिर्फ टिकट जमा करने के लिए भी एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते। ताहिर ने अपनी नौजवानी में ही क्वेटा से कश्मीर तक तमाम सियाहती मुकामात पर अपने शौक के सियाहत की तकमील के लिए सफ़र किए। वक्त गुजरता गया, लम्हे बीतते गए, मैट्रिक के इम्तहान आ पहुँचे। पहला पेपर था। किसी क्लास फेलो ने पूछा, ताहिर कैसी तैयारी है? अल्लाह का शुक्र है। लड़का फिर गोया हुआ, ओहो मेरा मतलब है कोई मदद वगैरह चाहिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी तैयारी मुकम्मल है। देखो ताहिर, मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए कहा था। मुझे रात ही को सवालों का पता चल गया था, मैंने तो खूब रट्टा लगा लिया है। अब तुम्हारी मर्जी। देख लेना पेपर में दूसरी समरी और माई हाबी वाला मजमून ना आया तो जो मर्जी कहना। और जब पेपर सामने आया तो ताहिर की नज़रें सबसे पहले दूसरी समरी और माई हाबी वाला मजमून ढूंढने लगी, और इस वक्त शदीद झटका लगा जब वो इन दोनों मज़ामीन को पेपर में देखता है। खुद पर काबू पाकर ताहिर ने 1 घंटे में पेपर मुकम्मल किया और घर पहुंचते ही गुस्से से गत्ता चारपाई पर पटखा और जोर जोर से हाँफने लगा। वालिदा ने बेटे की कैफियत देखी तो परेशान हो गई। बेटा खैरियत तो है ना? क्या हुआ? पर्चा तो अच्छा हुआ ना? बेटा बोलते क्यों नहीं? ताहिर की आंखों से पानी बहने लगा। वो एकदम से फट पड़ा, अम्मी जान याद रखिएगा, अब इनकलाब हमारा मुकद्दर बन चुका है, अब ये दम तोड़ता निज़ाम ज़्यादा नहीं चलेगा। वो हैरत ज़दा रह गई। ताहिर बेटा तो कैसी बातें कर रहा है? हाँ अम्मी, मैंने इनकलाब का पौधा देख लिया है, आप इंतज़ार करें, ये तनावर दरख्त में कब बदलता है? बेटा आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो हुकूमत को शिकायत कर देगा। क्या हुकूमत हवा पर कंट्रोल कर सकती है? क्या बरसती बारिश को हुकूमत रोक सकती है?
امی جان، کیا سورج کی پھوٹتی کرنوں کو کوئی حکمران روک سکا ہے؟ امی جان، عوام کے اندر پلنے والے محرومیوں کے لاوے کو بھی پھٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انقلاب کبھی بھی بڑے بڑے محلات اور کوٹھیوں سے نہیں آیا، انقلاب ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں سے پھوٹتا ہے۔ امی جان، انقلاب ان چھوٹی چھوٹی غریب بستیوں سے حسرت بن کر اٹھتا ہے، پھر آندھی اور طوفان کی طرح چار سو پھیل جاتا ہے، پھر شہروں کے شہر اس کی زد پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات پھر اس طوفان کے سامنے خسو خاشاک بن جاتے ہیں۔ امی جان، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا۔ طاہر کی آواز میں ایک درد، ایک کسک تھی جس سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ والدہ اپنے بیٹے کے جذبات سے اب دیدہ ہو کر اس کا سر سہلانے لگی۔ امیر و غریب کی دنیا کا یہ فرق جو آج طاہر نے دیکھا تھا، جہاں پیسے والے وقت سے پہلے پیپر تک خرید لیتے ہیں اور غریب بیچارہ جو سارا سال محنت کرتا ہے، مغز کھپائی کرتا ہے، اس کی محنتوں کا صلہ کوئی بے وپاری امیر ماں باپ کی اولاد خرید کر لے جاتا ہے، اس فرق نے طاہر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کب تک آنکھوں کے سامنے یہ ظلم کا دھندا چلتا رہے گا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ آگ لگا کر رکھ دینی چاہیے، ایسے نظام تعلیم کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، اس منافقت کے نظام کو دفن کر دینا چاہیے، اس کلرک پیدا کرنے والے نصاب کو۔ ہر کسی کو اپنا بچہ عزیز ہے، ہر کسی کو اپنے بیٹے کا کیریئر عزیز ہے۔ اگر یہی کاروبار چلنا ہے تو پھر کھینچ لیں غریب کے بچوں کی سانسیں، آگ لگا دیں مڈل کلاس طبقہ کو اور بھیج دیں انہیں ان ویرانوں میں جہاں اناج نہیں اگتا، جہاں بھوک نہیں لگتی، اور کہہ دیجئے خدا سے کہ وہ غریبوں، مجبوروں اور بے بسوں کی ماؤں کو بانجھ کر دے۔